मैंने कहा सादा खुशबू का पान खाओ अच्छा। और शीशे के सामने जाके अपने आप से बात करो। ओवल के ग्राउंड पे मैच हार गया। पेस से बॉल किए, 5 विकेटें पहली इनिंग में लिए, 6 विकेटें दूसरी इनिंग में लिए। इस खिलाड़ी को चैलेंज किया और कहा कि मुश्किल से तुम 5 या 10 रन बना पाओगे। फिर आपने 20-20 में उसका बेड़ा गर्क कर दिया, मिडिल ऑर्डर उसको खिला रहे हैं। 50 पाउंड दिए, 50 पाउंड का एक नोट दिया। ये नज़र आया कि हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो वो पहले बैट्समैन बन जाएंगे जो कि 16,000 रन बनाएंगे। सीनियर प्लेयर हैं, उनको तो जाने का वक्त आ गया। अब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में हाजिर हैं क्रिकेट विकेट की एक नई एपिसोड के साथ। उम्मीद है आपको इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के तावन से जो हम प्रोग्राम पेश करते हैं ये पसंद आ रहा होगा, और आप इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के यूट्यूब चैनल, इसके फेसबुक पेज और दीगर और सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर इसको पसंद कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, इसको सब्सक्राइब कर रहे होंगे, अपने अहबाब से शेयर कर रहे होंगे, और उम्मीद है कि हमें अपने कमेंट से ज़रूर नवाजेंगे ताकि हम अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो हाल ही में इंग्लिस्तान एक बहुत ही बुरी अंदाज में न्यूजीलैंड से ओवल के ग्राउंड पे मैच हार गया। तो जब ओवल क्रिकेट ग्राउंड की बात आती है और पाकिस्तान क्रिकेट की बात आती है तो फजल महमूद काफ़ी याद आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इसी ग्राउंड पे सबसे पहली दफ़ा इंग्लिस्तान को 1954 में फजल महमूद की शानदार बॉलिंग और अब्दुल हफीज़ कारदार की शानदार कैप्टनशिप में हराया था। लेकिन हाल ही के ज़माने में अगर जाएं तो हाल ही भी नहीं कहेंगे, अच्छे खासे मेरे ख्याल में 34 साल गुजर गए हैं इस वाक़े को, जब इसी ग्राउंड पे एक नौजवान जो कि कराची में पैदा हुए थे और उनका ताल्लुक़ NED यूनिवर्सिटी से है, वो ग्राउंड पे उतरे ओवल में, और एक बहुत ही मायानाज ओपनिंग बैट्समैन इंग्लिस्तान के जेफरी बायकॉट, वो जो हैं इस वक्त कमेंटेटर थे उस मैच में, और उन्होंने इस खिलाड़ी को चैलेंज किया और कहा कि मुश्किल से तुम 5 या 10 रन बना पाओगे जब तुम बैटिंग करने जाओगे। इस खिलाड़ी ने उन्हें कहा कि खेल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा अज़म यह है कि मैं एटलीस्ट 50 रन लाजमी बनाऊंगा। तो क्या हुआ कि इस खिलाड़ी ने 6 चौकों की मदद से 50 रन जब बनाए तो उसने ज़ोरदार अंदाज में अपना बल्ला लहराया और कमेंट्री बॉक्स की जानिब लहराया। तो उस वक्त लोगों ने ये जो कमेंटेटर्स बैठे हुए थे वो ये सोच में मुब्तला थे कि ये हमारी जानिब क्यों बल्ला लहरा रहा है, और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे जेफ बायकॉट मौजूद थे, और जेफ बायकॉट ने फिर इस नौजवान को 50 पाउंड दिए, 50 पाउंड का एक नोट दिया जो कि उसने आज तक अपने साथ फ्रेम में रखा हुआ है, और आगे चल के ये हमारे पाकिस्तान टीम के एक बहुत ही शानदार कप्तान बने और बहुत ही अच्छे फ़ैसले करते थे, और टीम के लिए और पाकिस्तान के लिए इनकी बड़ी खिदमत हैं। और इनका नाम है राशिद लतीफ़, जो कि बहुत अरसे से हम एक अच्छे विकेट कीपर की भी तलाश में हैं। बहुत ही ज़बरदस्त विकेट कीपर थे और बैट्समैन भी बहुत ही आला थे। इनकी तरह का एक प्लेयर हमें मिला आगे चल के, लेकिन वो भी ज़्यादा अरसा ना चल सका जितना उसे चलना चाहिए था, जिसका जिक्र हम बाद में कभी करते रहेंगे। लेकिन आज हमारे साथ फिर साजिद भाई मौजूद हैं। तो साजिद भाई, राशिद भाई के बारे में से हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो उनके बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया इलियास चौधरी भाई। राशिद लतीफ़ साहब का आपने जिक्र किया और उनका ताल्लुक़ आपसे भी है, NED का जिक्र किया। राशिद लतीफ़ साहब कराची से और NED से यकीनी तौर पर जिस तरह उन्हें क्रिकेट खेली, और राशिद लतीफ़ साहब वो राशिद लतीफ़ हैं, और जिस तरह आपने बात की जिस मेहनत से जिस मुकाम को कायम रही है, दुनिया क्रिकेट को ऐसा सितारा मिला। आपने ओवल का जिक्र किया और उस 50 रन का जिक्र किया, जिस आदमी को डेब्यू में पहला टेस्ट खेल रहे हो और ग्रेट 92 वर्ल्ड कप जीता हो, मोइन खान फातह विकेट टीम के रुकून हो, और राशिद लतीफ़ को मौका देने के साथ साथ राशिद लतीफ़ ने जिस जज्बे से जाके बैटिंग की है ना,
और वो फाइटिंग स्पिरिट से लग रहा था कोई वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर पाकिस्तान का ग्राउंड में आया। उसमें नो डाउट वो वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर और वर्ल्ड क्लास कप्तान थे। उन्होंने पाकिस्तान के वसीम, वकार, शुभ अख्तर पे जो कीपिंग की है, रिवर्स स्विंग बना हुआ बॉल पे कीपिंग करना इतना आसान नहीं होता था। और 140 145 की पेस से अब भाग जाते थे, मगर वो एयर में उड़ के कैच पकड़ते थे। और मैं उनके वालिद साहब से मेरा पर्सनली, क्योंकि उनके घर पे आना जाना था, राशिद लतीफ़ की बात करूँ, तारिक की बात करूँ, नासिर की बात करूँ, ये वो फैमिली स्पोर्ट्स फैमिली थी। मगर राशिद लतीफ़ ने पाकिस्तान के लिए 37 टेस्ट मैच खेले हैं और मेरे ख्याल में उनको 100 टेस्ट मैच खेलना चाहिए। जितने टैलेंटेड विकेट कीपर थे, मगर उन्होंने अपने लिए कुर्बानी दी, दूसरों के लिए कुर्बानी दी। और जो आवाज़ उन्होंने उठाई, मैं समझता हूँ पाकिस्तान बड़ा खुशनसीब है जो राशिद लतीफ़ जैसा प्लेयर पाकिस्तान में मौजूद था। मगर सबसे मुश्किल सीरीज़ 93 की उन्होंने खेली थी वेस्ट इंडीज़ में। 5 ओडीआई में कोई रेस्ट नहीं था। 5 दिन 50 ओवर कीपिंग करना और 50 ओवर कीपिंग करना और उस पर वर्ल्ड क्लास कीपिंग की थी। तो वो 96 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो कराची नेशनल स्टेडियम में मैच हुआ था वर्ल्ड कप का, 96 में वर्ल्ड कप का नेशनल स्टेडियम कराची में मैच हुआ था, 6 कैचेस पकड़े थे। उसमें उन्होंने राशिद लतीफ़ जो मेरे भाइयों की तरह है, उन्होंने पूछा बॉस क्या करूं? मैंने कहा सादा खुशबू का पान खाओ और शीशे के सामने जाके अपने आप से बात करो। फिर वो उन्होंने अपने आप से बात की और दूसरे दिन जाके 6 कैच पकड़े। तो ये ग्रेटेस्ट प्लेयर पाकिस्तान में गुजरे और क्वार्टर फाइनल की जिक्र करते चले। और अगर राशिद लतीफ़ और जावेद अहमद वो मैच पाकिस्तान को जिता देते तो 96 भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, मगर बैरू हो गए एक ग्रेट विकेट कीपर के साथ। मगर एक चीज़ ज़रूर है, 2003 अगेंस्ट बांग्लादेश जो राशिद लतीफ़ साहब जो पाकिस्तान के कप्तान थे, जिसको वो जो कैच पे जो लिया और 5 मैच की जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, वो बहुत बड़ी ज्यादती हुई उनके साथ। हालांकि जो स्लीप में कैच खड़े थे वो आगे जाके कप्तान बने, वो इंजी था। वो ब्लेंड करते थे, बिलीव करते थे, लोगों से पूछते थे। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कैच है, तो उनके कहने पर उन्होंने अपील कर दी और उनको सजा हुआ। 2003 में उनका कैरियर खत्म हो गया। हालांकि मैं एक बात और कर दूं, जनरल तौकीर रिज़ा साहब ने उनको घर से बुला के फ़ोन किया था। जनरल तौकीर रिज़ा ने जब राशिद लतीफ़ साहब के साथ ये हुआ और जो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में कारकर्दगी बहुत ख़राब थी, तो राशिद लतीफ़ साहब को फ़ोन करके बुलाया। जनरल साहब ने 1-to-1 मीटिंग करी। जावेद मियांदाद उस टीम के कोच थे, राशिद साहब कप्तान थे। पाकिस्तान नंबर 2 पे आ गया था, वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 पे आ गया। मगर राशिद लतीफ़ जैसे ग्रेटेस्ट प्लेयर बार बार पैदा नहीं होते। जी जी, जो आपने कैच की बात की उसकी वजह से उनको कैरियर ख़त्म हो गया। और यकीनन उन्होंने जो कुछ भी कर रहे थे पाकिस्तान की खातिर ही कर रहे थे। हर चीज़ गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी भी गलती नहीं थी कि कैरियर ख़त्म हो जाता। जैसा अभी जो रूट जो उनके कप्तान हैं इंग्लिस्तान के, उनसे भी एक गलती हुई। जो रूट नहीं, जो उनके स्टोक्स, जो रूट तो स्टोक्स की गलती की वजह से कप्तान बने, लेकिन जो गलती स्टोक्स के साथ हुई वो उन्होंने अब माफ़ कर दी है। और जब अगला तीसरा टेस्ट मैच होगा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उसमें वो दोबारा कप्तान के तौर पे आ जाएंगे। और ये ना हो कि पाकिस्तान के लिए भी ख़तरे की घंटी होगी, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा अच्छा खेलते हैं। तो उन्होंने जो माफ़ कर दिया, तो हमारे यहाँ कई दफ़ा बहुत ही सख्त फैसले भी हो जाते हैं। लेकिन यकीनन राशिद भाई की बहुत बड़ी कारनामे हैं। उन्होंने मुल्क की खातिर, और बाद में जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ी तो काफ़ी नौजवानों को उन्होंने ट्रेन किया जो कि आगे चल कर पाकिस्तान के लिए खेले, और अभी भी बहुत ही अच्छे अंदाज में एनालिसिस पेश करते रहते हैं। तो ओवल के मैदान में ये जो मैच हुआ अभी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, 253 रन से हार गया इंग्लिस्तान। तो काफ़ी बड़ी फतह थी न्यूजीलैंड की, ख़ास तौर पे उनके बॉलर जो कि 34 साल मैट हेनरी, जो कि बहुत शानदार बॉलिंग की। और क्रिकेट के जो टेस्ट मैच का यही लुत्फ़ है कि एक फास्ट बॉलर जब अपने रिदम में बॉलिंग कर रहा होता है तो वो देखने के काबिल होता है। तो उन्होंने 11 विकेटें हासिल की। तो ये एक बड़ी फतह थी न्यूजीलैंड की, एक मैच हारने के बावजूद सेकंड मैच में वापस आए। देखिए इलियास ने बहुत इंपॉर्टेंट बात किया। टेस्ट की खूबसूरती की बात किया, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच हुआ है, पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता है। जिस तरह इंग्लैंड ने जीता था, मुझे भी ये लग रहा था इंग्लैंड ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग दूसरा टेस्ट मैच जीत जाएगा। मगर न्यूजीलैंड का कमबैक होना
और जो आपने फास्ट बॉलर का जिक्र किया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, और लेंथ और डायरेक्शन से बॉलिंग की है, पेस से बॉल की है। 5 विकेटें पहली इनिंग में ली हैं, 6 विकेटें दूसरी इनिंग में ली हैं। उसने इंग्लैंड को भगा दिया है, इंग्लैंड जो पहले टेस्ट में जीती है, फिर 12 पॉइंट लूज कर दिए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, इंग्लैंड इतना गंदा क्रिकेट खेली है, ना शॉट सिलेक्शन ना फिर उनकी बैटिंग। तो मैं ये समझता हूं आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है न्यूजीलैंड ने। और जिस तरह आपने इंटरव्यू में बताया, देखिए बॉल को उसने सीम भी किया है और चैनल पे बॉलिंग की है, लेंथ पे बॉलिंग की है। तो मैच कौन जिताता है? बॉलर मैच जिताते हैं। उनके बॉलर ने 11 विकेटें ली हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात हुई। ऑल क्रेडिट न्यूजीलैंड की मैनेजमेंट को, न्यूजीलैंड की टीम को जाता है। इसमें जो टेस्ट मैच क्रिकेट है उसकी भी एक खासियत नज़र आई, खासतौर पे क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो इसका मतलब यह है कि ऐसी बात नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट लोग नहीं देखना चाहते, लोग आ रहे हैं, लेकिन ये तरीका है कि किस अंदाज में उनको बुलाया जाए, एक अच्छा गेम हो। खासतौर पे ये गेम इस लिहाज से अच्छा था कि किसी टीम ने भी 400 स्कोर नहीं किया, 300 390 तक गए, लेकिन 400 तक कोई भी नहीं गया, और मैच 5 दिन तक गया, जो कि एक और अच्छी बात थी। तो ये भी एक खुश आइन चीज़ है टेस्ट क्रिकेट के लिए कि एक अच्छा मैच हो, 400 500 600 रन ना बने, दोनों बॉलर्स बैट्समैन सबको मौका मिले और 5 दिन तक जाए मैच। देखिए, जब पहले टेस्ट की बात होती है, जो लॉर्ड्स के ग्राउंड में, तारी के ग्राउंड में, जो पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और उनके दरमियान और 150वां टेस्ट मैच खेला गया और सारे कप्तानों को बुलाया गया और जैम पैक क्राउड था, पाँव रखने की जगह नहीं थी। लॉर्ड्स में ऐसा लग रहा था, वो अगर लॉर्ड्स के ग्राउंड में इलियास चौधरी 5 दिन अगर मैच जाता ना, जो रिजल्ट आया ना 2-2.5 दिन में, तो क्रिकेट को महरूम कर दिया। क्रिकेट जो जेंटलमैन कहते हैं और इंग्लैंड ने क्रिकेट को आज़ाद किया और क्रिकेट पे इंग्लैंड की बातें कर रहे होते हैं, वो लॉर्ड्स की क्रिकेट में जीत के साथ उन्होंने तमाम चीज़ को खो दिया। और ये चीज़ अगर वहाँ पर हो जाती ना, पहले दिन 5वें दिन जाता, तो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और आपने बड़ी प्यारी बात की, 5 दिन मैच में क्राउड ने आना, जैम पैक क्राउड आना, क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा, पूरा टेस्ट सीरीज होती है, जैम पैक क्राउड होता है। इंडिया में टेस्ट मैच होता है, जैम पैक क्राउड होता है। मगर हमारे मुल्क में जो पिचें बनती हैं, गैर मियारी पिच बनती हैं, आईसीसी हमारे पिच को मॉनिटर कर देती है। तो लगमिया फिक्री है, हमें सीखना चाहिए। जैसे कि आपने इंटरव्यू में बात की, आईसीसी में हमें लॉबी बनाना चाहिए। अब क्रिकेट को और हर जो रेड बॉल की क्रिकेट है उसको बहुत बेहतर करने की हमें ज़रूरत है। जो हमने बात की इंटरनेशनल क्रिकेट में जो दूसरी टीमें खेल रही हैं, जिसमें आपने देखा होगा अफगानिस्तान को इंडिया ने आउटस्टैंडिंग मार दिया है। इधर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज बहुत आउटस्टैंडिंग हो रही है। तो अभी वेस्ट इंडीज का भी टेस्ट मैच आपने देखा, आने वाले वक्तों में वो भी हमें सीखने को मौका मिलेगा। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का आया हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई, बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस किया आपने। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। अभी मुझसे गलती हो गई थी, तो मैं स्टोक्स को रूट्स कह गया तो जो स्टोक्स हैं उनकी जगह रूट का नाम आ गया। लेकिन रूट साहब जो हैं उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त कारनामा हुआ है ओवल के मैदान में, तो उसका भी जिक्र करते चलेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। उम्मीद है आप हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे होंगे। इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के तवज्जुह से आपकी खिदमत में आता है। हमारे तमाम चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने अहबाब से शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। और ये भी बताएं कि कोई ऐसे टॉपिक्स जिनके ऊपर आप गुफ्तगू करना चाहते हों और आप चाहते हो कि हम उसके ऊपर बात करें, तो उसके बारे में भी बताइए। तो जिस तरह अभी बात हो रही थी जो रूट की, तो जो रूट जो हैं इनकी उम्र 35 साल है और ये जो इस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट मैचेस की एक चैम्पियनशिप होती है जो कि 4 साल तक जारी रहती है, जिसमें 3 साल तक प्लेयर्स खेलते हैं और चौथे साल में फाइनल और सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस होते हैं, जो कि टॉप की 4 टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल और फिर फाइनल में 2 टॉप की टीम पहुंचती हैं चौथे साल में। तो जो पहले 3 साल हैं इसके वो हैं 2025, 2026 और 2027। इसमें 12 टेस्ट मैचेस अब तक खेल चुके हैं रूट्स, जो रूट हैं उन्होंने 2025 और 2026 में अब तक 12 टेस्ट मैचेस खेले हैं और वो पहले प्लेयर हो गए हैं जिसने इस साइकिल में, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के साइकिल में 1000 रन मुकम्मल कर लिए। तो वो पहले बैट्समैन हैं। इनके पीछे ही
तो इंग्लिस्तान के एक और बैट्समैन भी आ रहे हैं। लेकिन आपको इस बात को सुन के भी हैरत होगी और ये एक लम्हे फ़िक्र भी है कि हमारे जो टॉप के बैट्समैन हैं वो सलमान अली आगा हैं, जिन्होंने 346 रन बनाए हैं, लेकिन मुश्किल से 4 या 5 टेस्ट मैच खेले हैं वो। तो आप देखिए 4 या 5 टेस्ट मैच खेलने का मुकाबला अब 12 टेस्ट वाले से कैसे किया जाए। तो ये नज़र आया कि हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर की बहुत सख्त ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, एक हमारे माजी में हसीब एहसन साहब होते थे, उस जैसी शख्सियत हो जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट को ख़ास तौर पे टेस्ट मैचेस के लिए पाकिस्तान को मौके ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सके। तो जो रूट को बहुत बहुत मुबारक हो। साथ में उन्होंने 14,000 रन भी मुकम्मल कर लिए और अब तकरीबन 2,000 रन दूर हैं वो, 1900 कह लें आपको, सचिन तेंदुलकर से। और अगर ये 1900 रन वो बना लें और थोड़े से और रन बनाएंगे तो वो पहले बैट्समैन बन जाएंगे जो कि 16,000 रन बनाएंगे। तो ये बड़ी कारकर्दगी होगी। 35 साल उनकी उम्र है और जिस रफ्तार से वो टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, तो अगर वो 4 और या 5 साल और मजीद खेलें तो वो ये रिकॉर्ड कायम कर लेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इलियास भाई बहुत आला इंटरव्यू, बहुत हर चीज़ को कवर। जो रूट यकीनी तौर पर आने वाले वक्तों का रोल मॉडल है और ग्रेट सचिन तेंदुलकर जो यकीनी तौर पर दुनिया क्रिकेट के बेताज बादशाह हैं, और जो रूट उसमें कोई दो राय नहीं, अगर ये रिकॉर्ड बना दें तो सर जो रूट का खिताब उनको मिल सकता है। जो कारनामे 15-16 हज़ार रन बनाना, उसको फिटनेस को आज की क्रिकेट के दौर में मेंटेन रखना, फिटनेस को बरकरार रखना। 7 घंटे का प्ले होता है, 7 घंटे के प्ले में इंग्लैंड के अलावा दूसरे मुल्कों में जाके टेस्ट मैच खेलना, बॉल और बैट के दरमियान शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा, हाई बैक लिफ्ट से खेलते हैं, पिच पे स्ट्रे करते हैं। और ये आने वाले वक्तों के लिए नौजवान खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशाइन बात है। टेस्ट क्रिकेट जो असल क्रिकेट है उसमें ग्रेट प्लेयरों का हम जिक्र करते हैं, और आपने उस चीज़ की जिक्र किया जो लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उस मेमोरी में चले गए जो लोगों को पता भी नहीं था जो रूट क्या है, जो रूट के बारे में पता ही नहीं था। मगर जिस तरह आपने गुफ्तगू में हर चीज़ को कवर किया, और जो रूट के कारनामे इतने आसानी से नहीं, उनकी क्रिकेट की कैरियर में 95-96 टेस्ट मैच लगे हों, 140 टेस्ट मैच खेल के जाकर सचिन तेंदुलकर की कारनामे इतने आसानी से, मेरा ख्याल में 79-80 में पाकिस्तान का दौरा हुआ था, दोस्तों टेस्ट मैचेस इंडिया ने खिलाया। इंडिया प्लेयर बनाता है, उनका बैकअप बहुत अच्छा है, उनके साथ सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारा सिस्टम खराब होने के बावजूद भी ग्रेट लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद हुआ, जहीर अब्बास हुआ, ग्रेट यूनुस खान, इनसी प्लेयर पैदा होते हैं मगर वो सिस्टम से आउट हो जाते हैं। जी, इस टेस्ट मैच से एक चीज़ ये भी नज़र आई कि ये चीज़ इंग्लिस्तान में शुरू हुई थी पहले, और वो ये थी कि उनके जो कोच आए उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में आप वनडे मैच में या T20 में बहुत तेज़ खेलते हैं, तो एक वो बेसबॉल या बेसबॉल कह लें उसको, उन्होंने कहा कि उस अंदाज में टेस्ट मैच भी खेलें तो बहुत तेज़ खेलें, जितनी ज़्यादा हिटिंग कर सकते हैं वो बेहतर है। तो वो एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, लेकिन वो लग रहा है कि वो कॉन्सेप्ट फेल हो रहा है। टेस्ट मैच ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अरसा विकेट पे रहें, सिंगल्स डबल्स के ऊपर नज़र रखें, और ज़रूरी नहीं कि चौका छक्का लगाएं, लेकिन जब भी मौका मिले तो ज़रूर लगाएं, लेकिन ये नहीं कि हर मौके पे बिग हिटिंग करें। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम भी इस चीज़ को गौर से देख रही होगी, और पाकिस्तान की टीम में भी एक रुझान पैदा हो गया था कि तेज़ से तेज़ खेलें। लेकिन मेरे ख्याल में टेस्ट मैच की ये खसूसियत है कि आप लंबी इनिंग खेलें, लंबे अरसे तक रहें। तो इसके बारे में क्या? देखिए इलियास भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसबॉल क्रिकेट उन्होंने खेली, टेस्ट मैच में बेसबॉल खेला और 165 टेस्ट मैच खेले जो रूट में अब तक। और जिस तरह की बेसबॉल का जिक्र किया उन्होंने, ग्राउंड में 90 ओवर जो ओवर होते थे, जो नॉर्मल ही लगता है 90 ओवर में अगर बैटिंग करते हैं नॉर्मल 340-335 रन होते हैं, बहुत से बहुत 300 रन होते हैं पूरे दिन का अगर पूरे 90 ओवर हो जाए। मगर उन्होंने 90 ओवर के मैच में 400 रन बनाए बेसबॉल खेलते हुए। और जो ग्रेट जो रूट ने वगैरह ने जो बैटिंग की औसत थी, जो नॉर्मल टेस्ट मैच में 2.5 रन की होती है, 3 रन की होती है, 6 रन 6.5 रन 7 रन की बैटिंग औसत से प्ले किया। तो टेस्ट मैच को बेसबॉल की तरह खेलने के साथ साथ उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली और दुनिया में इम्पैक्ट डाला, क्योंकि अपने मुल्क में भी खेली, जब अवे गए तो वहां भी जाके टेस्ट मैच को बेसबॉल की तरह खेले। जो ग्रेटेस्ट प्लेयर उनकी तरफ से जो रूट अब तक 14,000 रन बना चुके, उन्होंने ग्राउंड रेडी को भी उसी तरह कंटिन्यू, फिर वनडे में आए,
वनडे में जो आपने बात की, कोच ने एक प्लान दिया, जो 2019 वर्ल्ड कप वो जीते हुए, 2019 वर्ल्ड कप उन्होंने होस्ट किया था, और वो जीते हुए एक ऐसे किस्से पे जीते हुए, श्रीलंकन एम्पायर था, चौका हो गया, बॉल लग गई, छक्का हो गया, नामुमकिन को अब वो हो गया, 12 ग्राउंड रेडी थे, वो सबने बाद में जाके उनके एम्पायर ने अपनी गलती को माना, मगर चैंपियन तो इंग्लैंड था। मगर बात ये हो रही है, जो बेसबॉल क्रिकेट, जो आप पाकिस्तानी प्लेयरों की बात कर रहे हैं, जो इंग्लैंड जाके खेलें, बहुत मुश्किल है, बहुत नामुमकिन वाली बात है। देखिए, एक तो हमारे प्लेयरों को टेस्ट मैच ही नहीं मिलते, 9 टेस्ट मैच मिलते हैं, 2 टेस्ट मैच आपने इस साइकिलिंग में आपने खेल लिया, तो कोई आउटस्टैंडिंग 100 नहीं है, सिर्फ 94 आजान अवैध 100 रन बनाए बच्चे ने अपने टेस्ट मैच के डेब्यू। मगर वो हम सेक्शन बाय सेक्शन खेल रहे होते हैं, स्लो खेल रहे होते हैं, पिच पे स्टे कर रहे होते हैं, मगर इस तरह की क्रिकेट खेलने के लिए आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए, फिर आपका दिल, फिर सपोर्टिंग बहुत चाहिए। तो ग्राउंड रियलिटी ये बताती है पाकिस्तान को बेसबॉल खेलने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और आगे आपको जो सीरीज के लिए डिसाइड करना है ना, वो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। टीम के जो प्लेयर हैं, जो खास और सीनियर प्लेयर हैं, उनको तो जाने का वक्त आ गया अब। जी, मुझे वैसे ये महसूस होता है कि अगर ना भी खेलें बेसबॉल क्रिकेट, लेकिन जो खेलना जानते हैं, जिस अंदाज में खेलना जानते हैं, उसी अंदाज में खेलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आपको माजी में याद होगा कि कई दफ़ा हमारे अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर्स भी आए, उनके एक्शंस चेंज कर दिए गए, और जैसे एक्शन चेंज किया तो फास्ट बॉलर नहीं रहे। तो मेरा ख्याल में जो आदमी का नेचुरल गेम होता है, उसको उसी को बेहतर कर ले तो ज़्यादा मुनासिब है, रादर देन नए नए तजर्बे करें। तो ये मेरा ख्याल है। इलियास में ग्राउंड रेट ये बताती है क्रिकेट की जो बॉल की मेरिट पे खेलना चाहिए, और जो प्लेयर वही होता है जो पिच को देख के खेले, पिच पे स्ट्रे करे और वेट करे। वेट हमारे लड़के जो 2020 के प्लेयर है ना, वो 2020 की जो प्लेयर है, वो टेस्ट मैच को भी उसी तरह की खेलने की कोशिश करते हैं, ओडीआई को भी उसी तरह खेलने की कोशिश, मगर 2020 ने बेड़ा गर्क कर दिया है क्रिकेट का। हम लकमिया फिक्री है इलियास चौधरी भाई, हम पाकिस्तान की टीम बनती है, पाकिस्तान सुपर लीग पे बनती है, और सुपर लीग जो 2020 का होता है, ओडीआई की टीम उस पर बन रही है, टेस्ट मैच की टीम उस पर बन रही है। अब बात सिंपल सी है, जो आप बात करें ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आमिर सुहेल और सईद अनवर की जोड़ी होती थी, सईद उससे पहले माजिद खान और सादिक मोहम्मद की जोड़ी होती थी, मुदस्सर नजर मोहसिन खान की जोड़ी होती थी। तो उनमें यह होता है, एक प्लेयर अटैकिंग क्रिकेट खेलता था, एक प्लेयर पिच पे स्टे करता था। तो वो इस तरह के प्लेयर जो हमारे प्लेयर अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब मैंने ये देखा है 28-29 ओपनर आपने ट्राई कर लिए हैं। जो प्लेयर थोड़ा बन जाता है, सीनियर प्लेयर हो जाता है, वो फिर अगला मैच खेलने के लिए 30-40 करता है, फिर साइड पर जाता है। तो इस तरह की चीजें इन्होंने, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खास तौर पर आपकी टीम में टीम सही होना चाहिए, और जो ओपनर है उसको ओपनर खेलना चाहिए। बदकिस्मती से आप देखिए इलियास भाई, हसन नवाज ओपनर आए थे, उसको आपने ओपनर रखा है, फिर आपने 2020 में उसका बेड़ा कर दिया, मिडिल ऑर्डर उसको खिला रहे हैं। ओपनर में उसने 100 किए हैं, हसन नवाज ने 100 किए हैं इलियास भाई। हसन नवाज 100 करके आता है, फिर आप उसको बैट्समैन ओपनर का है, फिर आपको अपनी जरूरत के लिए उसको मिडिल ऑर्डर में सेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज नहीं होना चाहिए। जिस प्लेयर की जो नंबर है उसी को उसके नंबर पे खिलाना चाहिए जी। तो नाज़रीन कराम, जिस तरह साजिद भाई ने अभी हसन नवाज का जिक्र किया और T20 का जिक्र किया, तो यकीनन आगे अभी पाकिस्तान टेस्ट मैचेस खेलेगा वेस्ट इंडीज़ में और इंग्लिस्तान में, लेकिन साथ ही में T20 के सिलसिले में पाकिस्तान जापान जाएगा और वहाँ पे T20 का एशियन गेम्स खेलेगा। उसके लिए भी टीम अनाउंस हो चुकी है, उसके बारे में हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी पेश किया। लेकिन एक अच्छा मज़ीद जायज़ा हम पेश करेंगे। यकीन हमारे प्रोग्राम का टाइम कम होता है, तो कई चीज़ें रह जाती हैं, और कई दफ़ा हम कहते हैं कि ये अगले प्रोग्राम में पेश करेंगे, लेकिन अगले प्रोग्राम तक हमारे पास कुछ नए मौजू भी आ जाते हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम्स में आपकी खिदमत में जो एशियन गेम्स में होंगे, उसके लिए जो पाकिस्तान टीम जाएगी, उसका एक जायज़ा पेश करेंगे। और यकीनन हम बहुत ही फ़िक्रमंद हैं कि अभी तक पाकिस्तान की टेस्ट मैचेस के लिए कप्तान अनाउंस नहीं हुआ, और टीम तो अनाउंस करेंगे लेकिन कप्तान तो कम से कम कर देते। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।